बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा बीर और आज का हमारा मौजू है ई लाइब्रेरीज़ और हमारे साथ इस पे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आसिफ बिलाल साहब और जो कंसल्टेंट ई लाइब्रेरीज़ पंजाब हैं और एक बहुत ही दिलकश शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का बामकसद हयात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस गूनागूं जो मसरूफ़ियात है, जो एक नफ्सा नफसी का आलम है, उसके अंदर कुतुब और कुतुब खानों से रिलेटेड फिर उनकी एडवांसमेंट के ऊपर आपने सोचा और फिर यहाँ तक आए, तो मैं उस सब के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से। मैं बेसिकली एक किताबदार हूँ जिनको सोसाइटी लाइब्रेरियन के नाम से जानती है। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस है और उसके बाद मेरा जो फर्दर इसमें हाई स्टडी एमफिल है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर है। सही। तो मास्टर्स करने के बाद मेरे पे अल्लाह ने बड़ी ब्लेसिंग की कि जो मुझे पहला जो प्लेटफॉर्म मिला वो बीकन हाउस का था और बीकन हाउस का भी फिर वो जो प्रोजेक्ट था जो कि इंटरनेशनल एक इनकी एफिलिएशन थी न्यूलैंड्स के साथ, उनका जो पाकिस्तान कैंपस था वहाँ पे मेरी एज ए लाइब्रेरियन जॉब हुई। और मज़े की बात फिर जब आप किसी बने बनाए सेटअप्स के अंदर जाते हैं तो आप अपने आप को इंगेज कर लेते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें फिर आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है उनमें फिर आपकी सही लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो बीकन हाउस में भी मेरे साथ कोई ऐसे खुशगवार वाक़या पेश आया कि जब मैंने बीकन हाउस न्यूलैंड्स को ज्वाइन किया तो वो अपने इब्तदाई मराहिल में था इस्टेब्लिशमेंट के। तो जो लर्निंग लाइब्रेरी थी जिसका नाम लर्निंग टावर बाद में रखा गया, वो बिल्कुल एक ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार थी और रेडी टू यूज़ थी। तो उसको फिर हमने मॉडिफाई किया लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में, बुक्स ऑर्डर की, अपने हाथों से शेल्फ सजाए, अपने हाथों से जो कलेक्शन थी वो डिस्टिंग्विश की, फ्लोर को डेजिग्नेट किया कि ये फ्लोर अर्ली ईयर्स का है, ये मिडिल का है, ये ए लेवल्स का होगा, ये सीनियर स्टूडेंट्स का होगा। तो वहाँ से जी मैंने अपना बाकायदा अपने इस प्रोफेशन का आगाज़ किया। बहुत अच्छे रफ़ाक़ा मिले, बहुत अच्छी कुलीग मिली मुझे। बेसिकली वो अमेरिका से थी, वो बड़े बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग वहाँ से कॉन्सेप्ट्स लेके आती थी लाइब्रेरी से। मुझे याद है कि जिसमें रीडिंग बडीज़ थे, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह एक्टिविटीज़ थी जो वहाँ पे सीखी और हमने करी। उसके बाद जी वहाँ पे मैंने माशाल्लाह से स्टार्ट किया और सीखा अच्छी चीज़ों को, जिसके और जो मेजर लर्निंग थी वो ये थी कि हम रीडिंग को बच्चों के अंदर किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं। वो फिर हमने डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम डिज़ाइन किए, कुछ क्लासरूम के अंदर थे, कुछ लाइब्रेरी के अंदर थे, कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनके थ्रू फिर हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर मज़ीद मेरे पे रहमत फरमाई, मैं लम्स यूनिवर्सिटी चला गया। वो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट था, लेकिन चूँकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी थी, उसके कोई 10-12 सेक्शन थे जो एक अच्छी और बड़ी लाइब्रेरीज़ में हुआ करते हैं। तो मैंने फिर अपना जो मुझे फ़र्स्ट असाइनमेंट मिली वो टीचिंग रिसोर्सेज की मिली, उसको मैंने हेड किया। वहाँ पे करिकुलम डेवलप किया जाता था, वहाँ पे रिसर्च का ज़्यादा काम था और उसके साथ फैकल्टी के साथ मिलके कोर्सेज़ को डिज़ाइन और कस्टमाइज़ किया जाता था। वहाँ भी फिर मैंने कस्टमर डीलिंग, यूज़र सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी और वहाँ पे मेरे को 5-7 साल मेरे वहाँ पे लगे। मतलब जो नॉलेज होता है एक लाइब्रेरियन का, यूनिवर्सिटी सेटअप्स का, वो सारा अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे वो ट्रेन किया। उसके बाद फिर शौक़ था कि जो कुछ सीखा है उसको माशरे के लिए रेप्लिकेट किया जाए, आम आवाम तक पहुँचाया जाए। चूँकि लम्स बीकन हाउस ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर बंदे की दस्तरस नहीं है, हर बंदा पहुंच नहीं सकता। तो जो कुछ सीखा फिर कोशिश की, पब्लिक सेक्टर में आ गए। यहाँ पे 2018 के अवाइल में पंजाब आईटी बोर्ड और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की मुश्तरका काविशों से ये ई लाइब्रेरीज पंजाब का क़याम अमल में लाया गया और पूरे पंजाब के अंदर 20 सेटअप्स बनाए गए इस तरह के। तो लाहौर का जो ई लाइब्रेरी थी उसको मैं सुपरवाइज़ कर रहा था। फिर यहाँ से मैंने जिस तरह से बीकन उसके मैंने बताया कि स्क्रैच से स्टार्ट किया, इसी तरह लाहौर वाले सेटअप तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए थे, अभी चुनाइयाँ हो रही थी, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डला हुआ था, तब मेरी ज्वाइनिंग हुई और फिर वहाँ से लेकर यानी ब्रिक्स टू बुक्स
मैं इसके सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा। और फिर अब आपने ख़ुद भी देखा कि कोई ऐसी स्पेस नहीं है अभी इसी टाइम जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकें। अगर आप सुबह थोड़े से लेट हो जाते हैं तो आपको स्पेस नहीं मिलती। और मेरी कामयाबी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि एक जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट्स की स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज़ होती हैं, अगर जिनको आप बाहर से बैठ के अप्रोच करना चाहें तो आपको हज़ारों लाखों पे करना पड़ते हैं सिर्फ उस परमिसेस पे बैठने यूज़ करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ऐसे रफ़ाकार मिले, कोलीग्स मिले, सीनियर मिले, जिनकी मदद से मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की, रेप्लिकेट की और उनको आम आवाम के लिए लेके आया मैं। और मैं सोचता हूँ, अगर मैं पीछे नज़र दौड़ाता हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ पे कि मैं अगर 100% ना सही तो मोर देन 90% मैं उस चीज़ में कामयाब हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 100% और ये कामयाबी का सफ़र तो देखें जारी रहता है, और वो तो अभी तक आप जहाँ पहुँचे हैं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि आप बहुत आगे तक जाएं और हर एरिया में और पाकिस्तान के हर ज़िले में आप इस तरह की लाइब्रेरी ओपन करें। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि लाइब्रेरी नाम से, कुतुब खाना से तो लोग शायद वाकिफ़ हों कि लाइब्रेरी होती है और उसमें किताबें होती हैं और उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी से आपकी क्या मुराद है और क्या फ़र्क है इनमें? बहुत अच्छा सवाल है जी। ई लाइब्रेरी चूँकि आपकी बात की, हम इसी टाइम ई लाइब्रेरी के अंदर भी बैठे हुए हैं। ई लाइब्रेरी बेसिकली एक स्टेप फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है कन्वेंशनल लाइब्रेरीज़ का। कन्वेंशनल लाइब्रेरीज़ के अंदर आपको कुतुब मिलेंगी, पम्फलेट मिलेंगे, ब्रोशर मिलेंगे, प्रिंट मटेरियल किसी भी लूज़ लीव्स भी मिलेंगी, मतलब किसी भी कंडीशन में, सूरत हाल में या फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जबकि जो ई लाइब्रेरीज़ या बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती है, इसके अंदर जो ज़्यादा स्टफ़ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की सूरत में होता है। फिर ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को एक्सेस करने के लिए फिर गैजेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी फॉर्मेशन को कि ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी जगह, ऐसी चारदीवारी जहाँ पे नॉलेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की शक्ल में होता है, और उनको एक्सेस करने के लिए किसी गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, और वो ई रीडर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो मौजूद होती हैं। उनको हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज़ या ई लाइब्रेरीज़ में कहा जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि आपके यहाँ क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, तो इसमें पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसमें पूरे मुल्क से लोग, दूर दराज मुकामात से भी लोग आए हुए हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, जैसे लाइब्रेरी, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अब ऑनलाइन का तो अब ज़माना ज़्यादा है, जैसे कोविड फैला है तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरत बन गई है शायद कि ऑनलाइन आपने पढ़ना है, गैजेट आपके पास हो। लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत सी जगहों पे ये गैजेट्स या चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। तो आपकी ई लाइब्रेरी में जो लोग आते हैं वो किस तबके से ख़ास तौर पे हैं, किस एज ग्रुप के, और क्या वो गैजेट्स को चलाने के लिए ट्रेन होते हैं, या आपकी लाइब्रेरी में कोई ऐसी फैसिलिटी है कि कोई उनको फैसिलिटेट कर सके ये यूज़ करने के लिए? अच्छा, आपके एक सवाल के अंदर कई सवाल हाँ, मौजूद हैं वो जी। रिसर्च के अंदर इसको डबल बैरल क्वेश्चनिंग कहते हैं। जी। तो इसके सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ई लाइब्रेरीज़ हैं ये पंजाब के 20 बड़े अज़ला के अंदर है। जी। आप रावलपिंडी से शुरू हो जाएं तो रावलपिंडी से लेकर ये आपको मुल्तान तक, और मुल्तान से आगे फिर सदर्न पंजाब, फिर वहाँ से जो सेंट्रल पंजाब तक आपको 36 अज़ला में से 20 अज़ला में आपको मिल जाएंगी। तो ना सिर्फ बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे, बल्कि जो इंटीरियर हैं जैसा कि भक्कर हो गया, डीजी खान हो गया, नारोवाल हो गया, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिल जाएंगी। और इन्होंने बहुत अच्छा और बड़ा डीप इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी के ऊपर कि जिन लोगों को पहले बैठने को स्पेस नहीं मिलती थी, घरों में नहीं होती थी, वहाँ पे छोटे कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी तो खैर नहीं होती, तो कॉलेज में भी ऐसे सेटअप नहीं थे, तो उनको इन्होंने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला, अप्रोच किया और इन लोगों को वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें मिली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो आपका था कि कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ज़्यादा अप्रोच करता है। तो हमारे पास, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा, कि ज़्यादा है ग्रेजुएशन लेवल पे या कॉलेज गोइंग जो हैं, वहाँ से लेकर और फिर यूनिवर्सिटी जो मास्टर्स है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट डॉक तक के लोग हमारे पास आके बैठ के स्टडी करते हैं। फिर आगे अगर फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन करें
तो जैसे डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, जैसे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, फरवरी में वो होते हैं, तो ये सितंबर अक्टूबर के बाद उन लोगों की फुटफॉल ज़्यादा हो जाता है। फिर अक्टूबर में ये जो CIE के एग्ज़ाम आ जाते हैं, आप ख़ुद भी उसी से वाबस्ता है उस नेटवर्क से। फिर एक वक्त आता है कि ये जो चार्टर्ड ऑफ CA के एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर वो आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो हमारे पास ज़्यादा कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लोग आते हैं। और इसमें जो एज ग्रुप है वो आप कह सकती हैं कि 18 या 20 ईयर से लेकर 40, 45, 50 तक के लोग आते बैठते हैं। वो अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करते हैं। और फिर इसी के अंदर आपका एक सवाल था कि जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको इस्तेमाल करने का, तो मेरा ख्याल अब हम डिजिटल एरा, वो हमारा दौर था कि जब हमें टेलीफोन भी उठाया नहीं जाने दिया जाता था कि जी आपकी अभी उम्र नहीं है, या आपको अभी तमीज़ नहीं है, या आपको अभी वो एथिक्स नहीं है। अब तो माशाल्लाह से जो मेरा ख्याल माएँ हैं वो अपने बच्चों को एंगेज करने के लिए, चाहे क्रॉलिंग वाले हों या टॉडलर्स हों या थोड़ी बड़ी, तो उनको वो मोबाइल का यूज़ आता है। तो हमारे पास जो यूज़र्स या ऑडियंस आती है उनको माशाल्लाह से नोह होती है। हाँ, उसके अंदर जो ट्रेनिंग का पार्ट यहाँ पे आता है जब उनको HEC के डेटाबेसिस को अप्रोच करना होता है, या कोई स्कॉलर आ जाता है उसको रेलेवेंट मटेरियल को रिट्रीव करना होता है। क्योंकि गूगल है, गूगल पे थाउजेंड्स ऑफ पेजेस निकल आते हैं। तो एक लाइब्रेरियन का, एक प्रोफेशनल काम यही होता है कि उसमें लिमिटेड टाइम्स के अंदर उसको जो उसकी मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो निकाल के देने के लिए कुछ सर्च टिप्स हम उसको बता देते हैं। फिर HEC के डेटाबेस चूँकि बहुत वास्ट एरिया है, उसके अंदर उसने किस डिसिप्लिन के अंदर जाके क्या सर्च करनी है, क्या सर्च टर्म्स देनी है, वो हम अकॉर्डिंग टू नीड्स यूजर को बता देते हैं। और हाँ। कोई चेक एंड बैलेंस है कि सोशल मीडिया की जो ऐसी साइट्स हैं ये 9 लोग बैठ के उन पे करते रहें, तो किस तरह आप चेक रख सकते हैं? वो इस तरह से है कि हमने लैन के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है, हमने उनको लिस्ट ऑफ ऐप्स दी हुई है कि ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ें डिस्करेज हो, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम है वो एजुकेशन जो वेबसाइट्स हैं या जो स्टफ़ है उसी के ऊपर स्पेंड किया जाए। हाँ, सम टाइम आपका होता है कि आप 2-4 घंटे के बाद को आपने थोड़ा सा करना होता है, तो वो हमारे पास 1 या 2 डिवाइसेस हैं कि जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया भी तो एक मोड ऑफ लर्निंग है ना, उसके थ्रू भी आप चीज़ें लर्न करते हैं। तो इस तरह का बैलेंस्ड किस्म का हमने दिया हुआ है कि किसी की डिग्निटी भी मजरू नहीं होती, और किसी को सीखना हो तो वी आर मतलब ओपन होते हैं, हम दोनों बाहों से बताते हैं कि आप आए और आप बैठ के इस चीज़। लेकिन ओवरऑल आपने एटमॉस्फेयर को कंट्रोल्ड और बहुत अच्छा रखा, वो ज़रूरी है सबके लिए कंफर्टेबल। हाँ जी, वो ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि जैसे फ्यूचर में कुछ आप सोचते हैं, जैसे ऐसी लाइब्रेरीज की तो बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ती हुई आबादी के लिए या बच्चों के लेवल पे भी, और क्या आप सोचते हैं कि किस तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपने आप को मार्केट कर सकते हैं? जहाँ तक रहेगी मार्केटिंग की बात, तो वो जी हर लाइब्रेरी का, जैसे ई लाइब्रेरी लाहौर है, ई लाइब्रेरी मुल्तान है, इनके अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं, ट्विटर पे हैं, उसके साथ साथ फेसबुक पे हैं, इस तरह डिफरेंट उस पर ऐप्स पे पेजेस हैं। और फिर वहाँ पे अच्छी खासी लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो इंटरेक्ट करती है, अपनी क्यूरीज पूछती है। सपोज अगर आप किसी रिमोट एरिया में हैं, मतलब उसी मार्केटिंग से मुझे ये भी बात याद है कि रिमोट एरिया में है, आपको PDF बुक चाहिए है, तो वो आप वहाँ पे क्यूरी डाल सकते हैं, आपको रिस्पांस भी दिया जाता है कि हाँ ये PDF पड़ी है, आप अपना ईमेल शेयर कर दें, हम आपसे शेयर कर देंगे। इस तरह की चीज़ें वो सोशल मीडिया के थ्रू भी होती रहती हैं। ये मार्केटिंग तो इसी के, और दूसरा इसको कोई 3-4 साल हो गए हैं हमारे माशाल्लाह से, अगर मैं पूरे पंजाब के तमाम लिस्टेड मेंबर्स की बात करूँ तो मोर देन 70,000 वो हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, मोर देन 70,000 हो चुके हैं। तो वो जो आप, और मेरा ये बड़ा फर्म बिलीव है कि जब आप एक अच्छे यूज़र्स को सेटिस्फाइड करके भेजते हैं तो वो जाके 10 लोगों को आगे बताता है, तो वो आप खुद ब खुद आपकी मार्केटिंग चलती रहती है। और अगर वो डिससेटिस्फाइड गया आपसे तो वो 100 लोगों को बताएगा। जी बिल्कुल, ये तो ठीक है, वो फिर नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है। तो मोस्टली मेरा तो बड़ा फर्म बिलीव है कि लोग यहाँ पे आके बड़ा खुश होते हैं। आपने खुद देखा है कि जैम पैक है, अब एक बंदा भी और आएगा तो अकोमोडेट नहीं हो सकता आके। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मार्केटिंग है। और उससे पहले आपने पूछा कि फ्यूचर इसका विजन और क्या है, फर्दर क्या है,
तो फ्यूचर में जी हम ये करने चाह रहे हैं, बल्कि आजकल अंडर ऑब्जर्वेशन है चीज़ें कुछ फ्यूचर प्लान, उसमें ये है कि हम इनको अब फिज़िकली तो शायद हम रिमोट एरियाज़ तक या मैक्सिमम मैस तक ना लेके जाएं, लेकिन हम ऑफ कैंपस एक्सेस तक लेके जा रहे हैं। हाँ, हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं और ऐप के ऊपर भी काम चल रहा है, उसकी भी पायलट टेस्टिंग चल रही है कि ऐप हम लॉन्च कर देंगे। तो आप चाहे घर में बैठे हैं, आप बाहर दफ्तर में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप मतलब अक्रॉस दी पाकिस्तान आप कहीं बैठे हैं, आपको लॉगिन पासवर्ड से एक्सेस मिल जाएगी। तो आप वहाँ बैठ के हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हमने सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो 40,000 PDF बुक्स हैं, इसके अलावा जो HEC के डेटाबेसेस हम फर्दर सब्सक्राइब करने चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे आप वहाँ बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ जो एक नया स्टेप लिया है वो ये लिया कि जितने भी प्रिजन्स हैं, जेल खाना जात हैं, उनके अंदर ऐसे जो प्रिजनर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका शौक़ है या कुछ ऐसे वहाँ पे मुझे पता चला प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर आप MA करते हैं या मास्टर्स करते हैं या मैट्रिक करते हैं तो आपकी सज़ा कम होती जाती है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए और लिटरेसी को ज़्यादा करने के लिए, ताकि वो भी बाहर आके माशरे का एक अच्छा कारकुन बन सके, फ़र्द बन सके, हिस्सा बन सके, तो हम ई-लाइब्रेरीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं। इनकी एक्सेस जो है वो हम जेल खाना जात या प्रिजन्स को भी दे रहे हैं। ये तो बहुत तो ही अच्छा कुछ जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे फिजिकल सेटअप्स भी बनेंगे और उन्हीं फिजिकल सेटअप्स के अंदर कुछ लैपटॉप्स रखे जाएंगे, डेस्कटॉप रखे जाएंगे, और फिर इन्हीं जो ई-लाइब्रेरीज है और ये सारा स्टफ़ है इंशाल्लाह ताला हम आप एक्सेस उनको देंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। हाँ और एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा जिससे उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आएगा। चाहे कोई शख्स अगर ज़िंदगी में उससे कोई गलती हो गई है, वो जेल में है, तो उसका पूरा राइट है कि वो एजुकेशन ले सके और काम कर सके। जैसे पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप सोचें कि किस कदर एक्सपेंसिव होंगी, तो पब्लिक में बिल्कुल ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। तो मैं वैसे सोचती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट लेवल पे जो भी काम होता है, वो जिस तरह हम ये सेटअप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे आप ये काम सारा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह गवर्नमेंट पे भी मैं समझती हूँ कि बर्डनाइज इसीलिए गवर्नमेंट रहती है कि जब वो कोई ऐसा काम करती है तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्या आप नहीं समझते कि इसमें एक बहुत रीज़नेबल अमाउंट, बहुत ही कम और रीज़नेबल अमाउंट इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ पर ईच पर्सन, के वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी कहीं लेने जा रहा है तो वो इतना पे करे ताकि उसको भी फीलिंग आए कि वो कुछ देकर कुछ अचीव कर रहा है। और इससे आपकी गवर्नमेंट लेवल पे भी जो बोझ है वो आपका इदारा खुद वो बोझ उठा सके। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कोई ऐसी आपके माइंड में कोई प्लानिंग है या आपने इस पे कुछ सोचा, कोई सजेशन? जी बिल्कुल जी, इस तरह के जो तमाम सिनेरियो है या डॉक्यूमेंटेशन है वो अंडर प्रोसेस है, बल्कि जो हाई अप्स हैं उनसे मुलाकात एक सीरीज़ ऑफ वो हो चुकी है, सजेशंस भी हमने दे दी हुई हैं, और उनमें एग्जैक्ट हमने यही चीज़ें लिखी हैं कि एक तो थोड़ा सेल्फ सस्टेन हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, जो एक सर्टन अमाउंट लग रही है उसमें पब्लिक की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी और आपकी एक डिग्निटी भी कायम हो जाती है उसके अंदर, और एटलीस्ट इतनी हो जाए कि ये 100% ना सही तो 40-50% अपने जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सके। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि किसी चीज़ की कदर तब भी आती है जब आप उसको पे कर रहे होते कुछ पे करते हैं, और लेकिन इस जो अभी तक फ्री है उसके लिए उसके पीछे मोटिव एक ही था, चूँकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू एक प्रोजेक्ट था और डेवलपिंग फेज़ में था। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जब कुछ चीज़ डेवलप होती है तो उसको मार्केट करने के लिए उसका फ्री होना या उसका मिनिमाइज होना भी ज़रूरी एक्सपेंसेस का, तो उसी चीज़ को लेके ये चले थे। तो अब मेरा ख्याल वो राइट टाइम है कि इस पे एक सर्टन जो है अमाउंट वो चार्ज लगाई जाए ताकि ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी आए और अपने जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो भी मीट करे और फिर सीरियस यूज़र आए, ठीक है, और उसकी यूटिलाइजेशन वैसी हो, फिर हमें भी पता चले कि हमने जो सोर्सेज पे जो एक्सपेंस करना है या खर्च करना है वो किन सोर्स की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, किन बुक्स को बच्चे ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं, किन को नहीं पढ़ते, वो ज़ाहिर बात है कि सीरियस यूजर्स के थ्रू ही होगा। बिल्कुल, और एक्सपेंड करना भी आपका काम है कि ज़ाहिर बात है लाइब्रेरी है तो बुक्स और आएंगी, गैजेट्स। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा मेरे माइंड में ये भी है
कि जैसे कोई भी चीज़ अगर नई ओपन होती है, उसमें जैसे फर्नीचर नया आ जाता है, गैजेट्स आ जाते हैं, जैसे आपके यहाँ बड़ा अच्छा खूबसूरत सेटअप है, तो इसके शॉट्स हम लेंगे, दिखाएंगे। तो लेकिन उसको मेंटेन करना, चीज़ एक दफ़ा ले ली, आपने बना ली, बट उसको मेंटेन करना एक डिफ़िकल्ट काम है कि लोग गैजेट्स को तो जब यूज़ करेंगे, घर में भी यूज़ होते हैं, जी, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती जी, और रहती वो है। डेप्रिशिएट भी होते हैं वक़्त के जी, बिल्कुल साथ-साथ। ऐसे ही है। तो वो किस तरह आप फिर मेंटेन करने के लिए आपके पास है, या वो जैसे मैंने सुना ही है कि पब्लिक सेक्टर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो बस फिर वो डंप हो जाती हैं और बस फिर उनका नाम होता है। तो यहाँ किस तरह आप उसको मेंटेनेंस के लिए किस तरह से फिर डील कर रहे हैं? अभी चूँकि ये डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में आ चुका है, उस मोड में आ चुका है। नॉन डेवलपमेंट मोड का मतलब ये होता है कि अब ये परमानेंट एक्सपेंस का हिस्सा बन गया है बिल्कुल, गवर्नमेंट का। तो उसके अंदर ओईएम रखा जाता है, जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस होती है उसका एक सर्टेन अमाउंट रखी जाती है। सही। तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी से चीज़ें मीट हो रही हैं और चल रही हैं। और पहले थोड़ा सा मुश्किल था जब पीएडीपी के दौर में होता था, लेकिन अब माशाल्लाह से बेहतर है। उस तरह तो नहीं जिस तरह होना चाहिए, लेकिन समहाउ और अदर चीज़ें चल रही हैं और अच्छे उसमें चल रही हैं। अच्छा बिलाल साहब, एक चीज़ मैं कहूँगी कि आपके पास यहाँ बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम भी है और बड़े अच्छे मौके और ऐसे हर हम्म, जगह नहीं होता। हम्म, तो मैं कहूँगी कि जिस तरह आपने एक सफ़र का आगाज़ किया और बहुत सीखा और बहुत आपको शौक़ है, और इसी तरह से आप एक बेहतरीन चीज़ को डेवलप कर पाए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह आप के फ्यूचर प्लान्स हैं कि आप कुछ बहुत अच्छे इसमें काम करना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो लाइब्रेरियंस हैं बहुत सी जगहों पे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो जैसे हमने देखा है कि बस एक सीट पर बैठ गए और लोग आए और बस वो जी बुक उठा लें, पढ़ लें और क्या। तो अगर लाइब्रेरियन इस तरह से बहुत वेल इक्विप्ड हों और बहुत एजुकेटेड हों और उनको पता हो कि लाइब्रेरी का पर्पस क्या है और वहाँ आने वाला क्या लेके जा सकता है, तो क्या आप कोई ऐसी, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप लाइब्रेरियंस के लिए कोई ट्रेनिंग सेशंस का भी अपने पास कोई इंतज़ाम करें, क्योंकि आपके पास जगह भी मौजूद है। जी, मैं आपकी सजेशन को वेलकम करता हूँ। मैंने तो बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे कहा था कि ये ऑडिटोरियम आपके लिए और आपके प्लेटफॉर्म से हर उस बंदे के लिए है जो पब्लिक के ऊपर काम करना चाहता है, जो पब्लिक को एजुकेट करना चाहता है, जो उनको अवेयरनेस देना चाहता है किसी भी सोसाइटी के सेगमेंट्स के ऊपर, ये उन सब के लिए हाजिर है। बाकी रहेगी लाइब्रेरीज की बात, तो वो माशाल्लाह से मेरे जो हल्का अहबाब है या बाकी लोगों को देखता हूँ, वो अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे हैं और वो उस सर्टन, अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी बैठा है उसकी डोमेन वही है, उसने उसी ऑडियंस को टारगेट करना है और प्रोफेसर्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, यूज़र्स को। मैं पब्लिक सेक्टर में बैठा हूँ तो मेरे लिए सारे एक हैं, जो पब्लिक देख के जितने भी सेगमेंट्स हैं। तो लेकिन मैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको भी कहता हूँ कि अगर वो कोई एडवांसमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, फर्दर किसी टूल के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो हमारा ऑडिटोरियम, हमारे सारे प्लेटफॉर्म, बल्कि पूरे पंजाब की तमाम जो 20 ई लाइब्रेरीज हैं उनके तमाम ऑडिटोरियम उनके लिए हाजिर है। थैंक यू हर सो तरह मच, से बहुत अच्छी आपने बात की। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। हमारी बढ़ती हुई आबादी और हमारे मुल्क में मैं समझती हूँ कि हर एरिया में जैसे मार्केट्स मौजूद हैं, जैसे आम खाने पीने की दुकानें, स्टोर्स मौजूद हैं, यानी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसी तरह हर जगह पे लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, और इसी तरह ई लाइब्रेरीज़ भी हर एरिया में और पंजाब के हर ज़िले में मौजूद होनी चाहिए। और अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, आपकी सोच बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत से मैसेजेस देना चाहती हूँ पेरेंट्स को भी और हर लेवल के तालिबे इल्मों को भी, कि जैसे पेरेंट्स बच्चों की किताबें बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि रद्दी में फेंक देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो किताबें जो हैं वो फेंकने की बजाय किसी लाइब्रेरी को डोनेट कर दें, या अपने एरिया में एक छोटी सी लाइब्रेरी, किसी के घर में एक कमरे को एलोकेट करके एक लाइब्रेरी बना लें, जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकें और वहाँ पे तालीम हासिल कर सकें, और एक दूसरे को किताबों के तोहफ़े देना शुरू करें और लाइब्रेरीज़ की अहमियत को उजागर करें और उसको समझने की कोशिश करें। और जैसे इन्होंने कहा कि इनकी लाइब्रेरी में जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, सीएसएस का एग्ज़ाम होता है और सरकारी जॉब्स के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए यहाँ लोग पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे जाकर लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह की लाइब्रेरीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ और होनी चाहिए, ताकि लोग कम पैसे खर्च करके तो अपने लिए बेहतरीन
तालीम हासिल कर सकें। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं डिफरेंट जॉब से, ख़ास तौर पे प्रोफेसर्स वगैरह, तो वो भी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, अपनी जो स्पेशल उनका नॉलेज है, उससे लाइब्रेरीज़ में आकर लोगों के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म से वो अपने नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करें। जो कोई शख्स पढ़ाता है वो 40 ईयर्स जो पढ़ा कर जो अपने तजर्बात और मुशाहिदात के साथ एक नॉलेज रखता है, सब्जेक्ट नॉलेज रखता है, वो किसी स्टूडेंट के पास उस तरह से किताबें पढ़ने से नहीं आ सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि सुपरवाइज करने की ज़रूरत है हमारी लाइब्रेरीज़ को, हमारे तालिबे इल्मों को। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी आगे आएँ और वो वॉलंटियर करें, लाइब्रेरीज़ में आकर बैठें और अपनी एक्सपर्टीज़ से जो है वो लोगों को इस्तेफ़ादा हासिल करने का मौका दें। अगर तो जी, आपकी इजाज़त हो तो, जी, क्योंकि जी। आपने पेरेंट्स के रोल को यहाँ पे बड़ा डिफ़ाइन किया, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का आपने देख लिया, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी फादर हूँ जी, जी। और हमारी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। हम बच्चे को अच्छे से अच्छा कपड़ा जूता ज़रूर लेके देते हैं, अच्छी एजुकेशन में देते हैं, कि लेकिन रात को नहीं पूछते कि आज आपने कौन सी बुक पढ़ी। बिल्कुल हम ऐसा। उनको लेयर रीडिंग्स पे, फिक्शन पे या जो भी स्टोरी टेलिंग होती है उनके लिए बुक्स नहीं लेके आते। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये पेरेंट्स को बड़ा फर्म किस्म का ये मैसेज देना चाहता हूँ, बल्कि सख्त अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये हमारा काम है। ये अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारी नानियाँ दादियाँ हमें लोरी तो दिया करती थी, लेकिन उसके साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी किया करती, परस्तान की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिनों की, परियों की, और इन्हीं तरह कहानियों में वो हमारी तरबियत भी किया करती थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की चीज़ें सुनाया करती थी। इसी तरह दुआएं याद हो जाए, वो चीज़ें अब नापेद होती जा रही हैं। हम उन्हें बेहतरीन चीज़ें तो दे रहे हैं, लेकिन उनमें बुक्स उनको नहीं दे रहे। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम अज़ कम उनको मंथ में एक दफ़ा उनके पसंदीदा स्टोर पे ले जाएं। बेशक जो बुक शॉप से आप उनके स्कूलिंग की चीज़ें लेते हैं वहाँ पे ले जाएं, उनके लिए लेयर रीडिंग के लिए ज़रूर बुक्स लें जिनमें वो शौक़ रखते हैं। तो जब तक हम खुद अपने बच्चों के अंदर ये शौक़ नहीं डालेंगे तो वो आगे नहीं आएंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि रीडिंग ख़त्म नहीं हुई, कम नहीं हुई, बढ़ी है, उसके मोड चेंज हो गए। अगर आपका बच्चा मोबाइल पे फ्रेंडली है तो उनको पीडीएफ बुक्स दें, आपको अच्छा खासा स्टफ़ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे से रब्ता करें, मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ बच्चों के बुक्स दे सकता हूँ पीडीएफ में। अगर कोई बच्चा आपका प्रिंट मटेरियल को फोकस करता है तो आप उसको मतबूआ बुक लेके दें। इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ हैं, तो आप उनको ज़रूर करें। और वही वो जो कार्टून देखते हैं या अदर सोशल मीडिया के अंदर छोटे बच्चे चले जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप उनको मोबाइल के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू ही बुक्स पे लेके आ सकते हैं। तो ये बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ लाइब्रेरी, मेरे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ज़रूर सोचिएगा और इस पे अमल भी कीजिएगा। ओवर टू यू। जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया, मेरे दिल की बात आपने की है। और अगेन प्लीज़ डोंट माइंड, कोई भी इसको माइंड ना करे, लेकिन मैं भी यही देख रही हूँ कि लोग बेहतरीन ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। प्लीज़, अगर 2 ब्रांड्स या 2 जोड़े कम लेके देने पड़ते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। बच्चों को अच्छी बुक्स दें, उनको बुक्स के गिफ्ट्स दें। और जैसे इन्होंने सारी बात कंप्लीट कर दी, तो मैं भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को रीडिंग की तरफ लगाएं, अच्छा इंसान बनाकर सोसाइटी में लॉन्च करें। आपने अल्लाह ताला को भी यही जवाब देना है। इसी मैसेज के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया।